गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने जो यूनिट सेकंड थे वो कंप्लीट की थी और आज के वीडियो में लेके आए हैं हम एक नई यूनिट नंबर 3 है संकुल यौगिकों में ऊष्मागतिकीय स्थायित्व। यूनिट नंबर 3 है संकुल यौगिकों में ऊष्मागतिकीय स्थायित्व। अब यहाँ पे ऊष्मागतिकीय स्थायित्व क्या है, पहले तो समझना है कि हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं। उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में हम ये चेक करते हैं कि वो जो बन रहा है कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है या नहीं है। अपन को ये पता है कि जब स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं और स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल तभी हो पाता है जब उसके पास एनर्जी क्या हो, लो हो। मतलब वो जब मेटल आयन और लिगेंड के साथ जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एनर्जी को रिड्यूस करता है, कम करता है। कम करने से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है और हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल कैसा होता है, स्थायी हो जाता है। इसी कंसेप्ट को यूज करना है हमें यौगिकों के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का बनना एक अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है। अम्ल क्षार अभिक्रिया कैसे मानी जाती है, हम बात करते हैं लीवाइस कंसेप्ट की। जो अम्ल क्षार के लिए लीवाइस कंसेप्ट होता है, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत जो होता है वो यही चीज़ मेंशन करता है कि कोई भी लोन पेयर स्पीसीज होती है, लोन पेयर स्पीसीज होती है, अगर वो डोनेटिंग है तो वो लुईस बेस बनाती है। तो सबसे पहले अपन लीवाइस बेस की बात, लीवाइस थ्योरी की बात करते हैं। इस लीवाइस थ्योरी की बेस पे ही हम एसिड अपन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन और उसका ऊष्मागतिकीय निर्धारण करेंगे, स्थायित्व कैसा होता है। तो लीवाइस थ्योरी क्या कहती है, एसिड बेस क्या है, एसिड और बेस। एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, जबकि बेस क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स के लिए। मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये मेटल है और ये लिगेंड है। हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है मेटल लिगेंड टू मेटल की ओर। मतलब यहाँ पे है कि जो मेटल के जो खाली ऑर्बिटल होते हैं, खाली डी कक्षक होते हैं, उसमें लिगेंड अपने फील्ड पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे यही तो प्रोसीजर है, लिगेंड डोनेट कर रही है किसको, मेटल को। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है, बेस को लोन पेयर डोनर बेस है, जबकि लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होंगे, एसिड्स। यहाँ पे यही चीज अपन को एक्सप्लेन करनी है कि इस कंडीशन में जब मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। लिगेंड अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लोन पेयर है, वो डोनेट करेगी मेटल की ओर। इस कंडीशन में जो लिगेंड हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस, और जो मेटल है वो एक्सेप्टर है, वो क्या कहलाएंगी, एसिड। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सों का जो बनना है वो अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है। और जब अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, याद कीजिए हमने एक रिएक्शंस पढ़ी है, नॉर्मल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम पढ़ते हैं कि जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की बात की जाती है, जैसे मान लो आप HCl और NaOH की बात करते हैं, अम्ल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है। हमें ये पता है कि इस प्रोसेस में NaCl प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, लेकिन साथ में एनर्जी भी तो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज कितनी होती है, स्ट्रॉन्ग -57.2 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से रिलीज होती है। मतलब ये है कि अभिक्रिया कैसी बन रही है, ऊष्मा 6p प्रकार की बन रही है, ऊष्मा
छिपी है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब ये हुआ है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो ऊर्जा में कमी कर रहा है। ऊर्जा में कमी कौन बताएगी? ऊष्मा गतिकी बताएगी। और उसी के आधार पर हम मेटल लिगेंड के स्थायित्व की बात करते हैं। तो बात समझ में, वास्तव में कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि जो अपन कह सकते हैं कि संकुल निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, जिसमें धातु अम्ल की तरह जबकि लिगेंड क्षार की भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अब अगर हम बात करते हैं कि मेटल लिगेंड का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसमें हम उस प्रक्रिया के लिए मेटल लिगेंड के साथ फॉर्मेशन कर रहा है कॉम्प्लेक्स का, तो उस प्रक्रिया में हम एक साम्य स्थिरांक की बात करते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करते हैं। सामान्यतः यहाँ पे हम फॉर्मेशन कांस्टेंट बीटा के रेफरेंस में बात करते हैं। फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है? फॉर्मेशन कांस्टेंट को अपन कह सकते हैं निर्माण स्थिरांक, कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण ये करेंगे। तो पूरा यहाँ से हमने जो इंट्रोडक्शन की बात की है वो क्या है? वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि सामान्यतः हम जानते हैं कि धातु लिगेंड या ये कहें संकुल निर्माण की प्रक्रिया एक अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, जिसमें धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, एक्सेप्ट कर और लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे CMI अम्ल की तरह व्यवहार करती है, जबकि लिगेंड डोनर स्पीसीज होने के कारण बेस या क्षार की तरह व्यवहार करता है। धातु संकुलों की जो अम्लता और अम्लता की बात की जाती है और लिगेंडों की जो क्षारकता होती है जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मतलब स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती जाती है, जितनी तेजी से यह अभिक्रिया संपन्न होती है, हम कहते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व उतना ही ज़्यादा है। जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो मैक्सिमम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाती है। यहाँ पे भी ये कहा जाता है कि अगर मान लो कोई लिगेंड है या मेटल है, वो जितनी, अब मेटल तो क्या बन गई है? अम्ल, तो इसकी अम्लता के रेफरेंस में बात करेंगे। लिगेंड क्या बन रहा है? क्षार, तो क्षार की रेफरेंस में बात करेंगे। तो अपने कहेंगे कि किसी अगर धातु की अम्लता और लिगेंड की क्षारकता अगर बढ़ा दी जाती है तो इनसे बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ चला जाता है, और इस प्रकार हम उस यौगिक के निर्माण के लिए उसका जो निर्माण स्थिरांक होता है उसकी गणना करते हैं, उसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और उसके जो निर्माण स्थिरांक है वो किस प्रकार हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं निर्माण स्थिरांक फॉर्मेशन कांस्टेंट की। हम कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है ऊष्मागतिकी की, ये एनर्जी को रिलीज करेंगे, स्टेबलाइजेशन की तरफ ये जाते हैं। विभिन्न पदों के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट, निर्माण स्थिरांक, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से अगर मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स लेना, जैसे मेटल है उसके साथ n लिगेंड मॉलिक्यूल है। लिगेंड कितने हैं? n लिगेंड है। कंफर्म n ये कल चेंज होगा और मेटल लिगेंड फॉर्मेशन करता है NLN। ओके, तो इसके लिए जो बीटा n है, क्योंकि n लिगेंड लिया अपन ने, तो बीटा n की जो वैल्यू हम क्या लेंगे? उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो यहाँ से जो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट निकल के आएगा वो आएगा NLN की सांद्रता बटे मेटल की सांद्रता डॉट लिगेंड की सांद्रता। अब लिगेंड की जो जितने भी मोल्स होते हैं हम उसको कहाँ भेज देते हैं? पावर में भेज देते हैं। पावर में भेजेंगे, किसी को दिक्कत इसमें? जितने भी मोल्स होंगे, तो ये इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है। अभी इस प्रक्रिया में हमने कहा कि अम्ल की मेटल की जो अम्लता है
और लिगेंड की जो क्षारकता जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। तो आगे हम क्या कह सकते हैं कि जो बीटा एन बनेगा, बीटा एन बन रहा है वो संकुलों के ऊष्मागतिकी स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ये जितने आसानी से बनता है, जितनी स्टेबलाइजेशन की जितनी प्रायोरिटी के साथ बनेगा उसके मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबलाइज्ड होता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो बी एन है निर्माण स्थिरांक है, ये एक्चुअल में इनके लिए ऊष्मागतिकी के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। आगे हम कह सकते हैं कि यह एक साम्य स्थिरांक की तरह रिएक्ट करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बना सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों है? अगर मान लीजिए अनस्टेबल हो जाता है तो ये तुरंत डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होकर किसमें चेंज होने लगेगा? वापस मेटल और लिगेंड में, क्योंकि वो डिपेंड करेगा इनके बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, डिपेंड उसी पे करेगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो स्ट्रॉन्गनेस है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो किस प्रकार चेंज हो रही है। तो आगे हम बात करेंगे कि अगर मान लो हम फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करते हैं और संकुल का निर्माण करते हैं, तो उस संकुल के निर्माण के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, वो मुक्त ऊर्जा इनके स्थायित्व का निर्धारण करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई हम कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं, उनका फॉर्मेशन करना है, रिएक्शन मल्टी स्टेप्स में हो सकती है। उसी रेफरेंस में हम बात करें कि अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करें, वो जो इक्विलिब्रियम स्टेप फॉर्मेशन कांस्टेंट होते हैं, पद निर्माण स्थिरांक, उनसे किस प्रकार प्रभावित होता है। तो देखिए हम एक जैसे एम एल लिगेंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका फॉर्मेशन अगर हमको करना है तो मल्टी स्टेप्स में इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। उन स्टेप्स में जो एनर्जी रिलीज होती है उस वैल्यू को वो डिटरमाइन करते हैं। तो नॉर्मली अपन ये कहते हैं कि इनके लिए जो साम्य स्थिरांक होता है, नॉर्मल साम्य स्थिरांक की बात कर रहे हैं, निर्माण कांस्टेंट विभिन्न साम्य स्थिरांकों का गुणनफल होता है। मतलब अपन ये कह रहे हैं कि जो बी एन होता है वो यहाँ पे अपन ने साम्य स्थिरांक को जैसे Q1 से रिप्रेजेंट किया है, तो Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 मल्टीप्लाइड बाई Q3 मल्टीप्लाइड बाई Q4 मल्टीप्लाइड बाई 2 Qn तक चल सकता है। ये हम ओवरऑल मान निकालते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, हम उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? अब सपोज करना पहले हम निर्माण स्थिरांक की बात करेंगे, फॉर्मेशन कांस्टेंट। जैसे मान लो मेटल है, ये चार लिगेंडों के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये फॉर्मेशन कर रहा है NL4 कॉम्प्लेक्स का। इसके लिए जो B4 है, B4 की बात करेंगे वो क्या जाएगा? NL4 की कंसंट्रेशन बटे मेटल की कंसंट्रेशन 2 लिगेंड की कंसंट्रेशन की पावर 4। ये निर्माण स्थिरांक है, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है। अब अलग अलग पदों में हम इसके लिए साम्य स्थिरांकों की बात करेंगे। ये साम्य स्थिरांक है, तो निर्माण स्थिरांक क्या हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए निर्माण स्थिरांक उससे उस अभिक्रिया में या उस कॉम्प्लेक्स के बनने में जो साम्य स्थिरांक होते हैं उनका गुणनफल होता है। कैसे है? अब यहाँ पे अपन मल्टी स्टेप रिएक्शंस की बात करते हैं कि जैसे मेटल है, लिगेंड के साथ रिएक्शन देगा, साम्य की बात कर रहे हैं तो रिवर्सिबल स्टेप अपन यूज कर सकते हैं। तो ये बनेगा NL। तो इसके लिए मैं साम्य स्थिरांक Q1 की बात कर दूं, Q1 क्या हो जाएगा? NL की कंसंट्रेशन अपॉन मेटल की कंसंट्रेशन 2 लिगेंड की कंसंट्रेशन। इसके बाद Ml से Ml2 की तरफ चलेंगे तो NL प्लस L, फिर रिवर्सिबल अब बन जाएगा Ml2। यहाँ पे Q2 की वैल्यू निर्धारित करेंगे तो Ml2 की कंसंट्रेशन बटे Ml की कंसंट्रेशन 2 L की कंसंट्रेशन, राइट। नेक्स्ट है Ml2 की कंसंट्रेशन प्लस फिर लिगेंड ऐड करेंगे, बनेगा Ml3। इसके जो साम्य स्थिरांक है 3, ये बन जाएगा Ml3 की कंसंट्रेशन बटे Ml2 की कंसंट्रेशन 2 लिगेंड की कंसंट्रेशन। ओके, 4 तक चलना है, तो 4 लिगेंड लेंगे।
नेक्स्ट है ML3 की कंसंट्रेशन प्लस लिगेंड रिवर्सिबल कन्वर्ट इनटू ML4। यहाँ से Q4 की वैल्यू क्या रहेगी, Q4 आ जाएगी ML4 की कंसंट्रेशन बटे ML3 की कंसंट्रेशन तो लिगेंड की कंसंट्रेशन, राइट। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं निर्माण स्थिरांक की, निर्माण स्थिरांक के लिए हम क्या मेंशन कर रहे हैं कि इसके लिए जो भी साम्य स्थिरांक होते हैं उन साम्य स्थिरांकों का गुणनफल होता है। ये रहा V4, Q1, Q2, Q3 और Q4। जो सिद्धांत है उसके आधार पर हम कहेंगे कि अगर Q4 की बात करेंगे तो वो किसके इक्वलाइज्ड होना चाहिए, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। वैल्यू हम चेक कर सकते हैं और वही डिटरमाइन करेंगे। एक बार इसको चेक करोगे, एक बार हमने सिंगल स्टेप में उसका फॉर्मेशन किया एक ही स्टेप्स में, तो इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात की जाती है। जब मल्टी स्टेप्स में रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात की जाती है, तो उस कंडीशन में वो बन जाते हैं साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और साम्य स्थिरांक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें या फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट या निर्माण स्थिरांक की बात करें, इन दोनों में एक संबंध बताया। संबंध था निर्माण स्थिरांक का मान विभिन्न साम्य स्थिरांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से भी एक बार इक्वलाइज करते हैं, एक बार ये मान ध्यान रखना है, क्या ये स्टेप्स इसके इक्वलाइज्ड हो रही है क्या, ठीक है, हमने ये मान रखे हैं। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करना है। बीटा 4 की वैल्यू Q1, Q2, Q3 और Q4 के बराबर होनी चाहिए, यही डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है B4 इक्वल्स टू Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 मल्टीप्लाइड बाई Q3 मल्टीप्लाइड बाई Q4। मान ये रहे, B4 का मान तो अपन को ये पता है कि ये मान होना चाहिए, हम मान रखते हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4 के लिए। तो Q1 का मान क्या है, ML की कंसंट्रेशन अपॉन M की कंसंट्रेशन डॉट लिगेंड की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई ML की कंसंट्रेशन सॉरी ML2 की कंसंट्रेशन, ये रहा Q2, ML2 की कंसंट्रेशन अपॉन ML की कंसंट्रेशन डॉट लिगेंड की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई ML3 की कंसंट्रेशन अपॉन ML2 की कंसंट्रेशन डॉट लिगेंड की कंसंट्रेशन, और लास्ट में है ML4 की कंसंट्रेशन अपॉन ML3 की कंसंट्रेशन डॉट लिगेंड कंसंट्रेशन। यही है Q1 का मान है, Q2, Q3 और Q4 चारों का मान रख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ML से ML कैंसिल आउट हो रहा है, ML से ML कैंसिल आउट हो रहा है, ML2 से ML2 कैंसिल आउट हो रहा है, ML3 से ML3 कैंसिल आउट हो रहा है। क्या इसके अलावा कोई स्टेप्स और कैंसिल आउट हो रही है, हम कहेंगे नहीं हो रही। तो मान रख सकते हैं, इसका मान रखते हैं B4 इक्वल्स टू, यहाँ पे तो कौन सी स्पेसिस बच रही है ऊपर, ML4 की कंसंट्रेशन बच रही है बटे मेटल की कंसंट्रेशन। यहाँ आगे और कुछ देखो, अब ये लिगेंड की पावर 1, लिगेंड की पावर 1, लिगेंड की पावर 1, लिगेंड की पावर 1। जब आधार समान होता है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो लिगेंड की पावर 1 + 1 + 1 + 1, लिगेंड की पावर कितनी हो जाएगी 4, 4 बार है हो जाएगी। ये हमने फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाला है किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। और हमेशा यही वैल्यू हमने लास्ट सिंगल स्टेप्स के लिए भी हमने क्या कहा था कि जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है वो ओवरऑल वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। अब यहाँ पे मल्टी स्टेप्स में जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो अपनी एनर्जी को क्या करती है, ये रिड्यूस करती हैं और रिड्यूस कर ऊष्मागतिकी की स्थायित्व को प्रदर्शित करती हैं। तो कंसेप्ट समझ में आया। कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। कंसेप्ट कहता है कि अगर हमको फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालना हो किसी भी स्पीसीज के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से जो एक चीज़ जो निकल के आ रही है, हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो उसके लिए जो साम्य स्थिरांक का मान है उसका गुणनफल करते हैं।
तो अगर हमको किसी भी प्रकार का लिगेंड का फॉर्मेशन करना है, कोई भी लिगेंड यहाँ पे नंबर ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, वो लिगेंड की सांद्रता पे और मेटल की सांद्रता पे निर्भर करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे हमको Ml2 का फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए जो β2 है वो Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। इसी प्रकार Ml3 की बात करेंगे तो β3 हो जाएगा Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 मल्टीप्लाइड बाई Q3। इसी प्रकार ध्यान रखना यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस n हो जाएगा, नहीं n होगा यहाँ पे माइनस n माइनस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार n के लिए अगर डिटरमाइन करेंगे तो जो बीटा n है वो जैसे हमने मेंशन कर रखा है Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 मल्टीप्लाइड बाई Q3 मल्टीप्लाइड बाई Qn आ जाता है। इस तरह से हम इनके मान डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब अगर हम बात करते हैं कि जो लिगेंड्स होते हैं वो उनकी एसिडिटी पे डिपेंड करेगा। अब मान कैसे डिटरमाइन करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।